हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखो यहाँ पर हम लोग, जैसा कि आपको पता ही है, एमएड सेकंड सेमेस्टर के लिए हम लोग देख रहे हैं, द्वितीय सेमेस्टर लिखा है और इसका पेपर 203 हमारा चल रहा है ना। तो हमने कहा था डाल देंगे हम। तो अब देखिए ये जो वीडियो है ये एमएड सेकंड सेमेस्टर की पेपर 203 की थर्ड यूनिट है। 203 की थर्ड यूनिट है, ठीक है। इससे पहले की दोनों यूनिट हम डाल चुके हैं। ये पेपर 203 चल रहा है, ये ध्यान रखना। पेपर 203 की थर्ड यूनिट है ये। फर्स्ट और सेकंड ये हम डाल चुके हैं पहले ही। आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और देख लेना। एमएड सेकंड सेमेस्टर का है ये। और इससे पहले आप देख चुके होंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का। जिसको करना है वो उससे कर लेना। बीएड का जिसको करना है वो इसमें पूरा सब आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। ये एमएड सेकंड सेमेस्टर के लिए देखना है, पेपर 203 की थर्ड यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं। एमएड वाले विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब से हैं। तो आज हमारी कंट्रोलर से बात हुई थी यहाँ यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा था जल्दी ही कराएंगे। हमने कहा जल्दी ही कब कराओगे, पूरा सेशन निकला जा रहा है, कब कराओगे जल्दी ही। तो उन्होंने कहा बहुत जल्दी ही कराएंगे। मतलब ये है कि क्लियर कुछ जवाब दे नहीं रहे हैं कि कब होगा, लेकिन जल्दी ही होगा, इतना कहना है उनका। कह रहे थे फर्स्ट वीक में देखेंगे। मैंने कहा देखेंगे कराएंगे, क्या करेंगे भाई, क्यों इतना भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। तो कुल मिलाकर इतनी बात हुई केवल। लेकिन अगर एग्ज़ाम आपके जल्दी आएंगे इतना समझिए, और आप अपना पढ़ लीजिए, ठीक है। और एग्ज़ाम लटके हुए हैं ये लोग, लटकाए रखते हैं एग्ज़ाम को, बताओ क्या ही करें। चलो खैर, हम लोग ये थर्ड यूनिट देखते हैं, फिर कल फोर्थ और फिफ्थ यूनिट देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पेपर 202 स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यहाँ पर पाठ्यक्रम से रिलेटेड ही सारी चीज़ें, क्योंकि पेपर का नाम ही करिकुलम स्टडीज़ है, पाठ्यक्रम का अध्ययन ही करना है। तो इसमें पाठ्यक्रम कैसा होता है, कैसा बनना चाहिए, उसका विकास कैसा होना चाहिए, उसके रेगुलेटरी बॉडी क्या है, और उसमें मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, उसके लिए कौन कौन बनाना चाहिए जो पाठ्यक्रम का निर्माण कर सके, कैसे कैसे लोग उसमें सम्मिलित होने चाहिए, सारी चीज़ें आती हैं इसी थर्ड वाले पेपर में। ओके, तो आप देख लीजिए। यहाँ बिल्कुल क्लियर आपको ये पेज नज़र आ रहे होंगे, एकदम पेपर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो ऊपर 3 पॉइंट्स होंगे, उनको उनके करके इन्हें हाई क्वालिटी का कर लेना, ठीक है। तो आप देखिए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए और ऐसे पढ़ते जाइए। फिर देखो जो बहुत आवश्यक है हमने उसको हाईलाइट कर दिया है, आप आराम से देख सकते हो। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी समझ ना आए, कोई भी लाइन समझ ना आए, कुछ भी बात समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ओके। फिर हम वहाँ कोशिश करेंगे बताने की। ये सेकंड पेज है, इसको देखिए। अच्छा टॉपिक है काफ़ी, हमने हाईलाइट कर दिया, आराम से आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे यहाँ पूरा लिखा हुआ है वो अक्षर से वो तो लिखना नहीं है कि जैसे यहाँ लिखा वही वैसे छाप दें, तो वो तो संभव है नहीं। हम लोग तो जैसे आप पढ़ोगे, जो भी कुछ पढ़ोगे, तो फिर आपके माइंड में जो भी रह जाएगा उसी को तो आप डिस्क्राइब करके लिखोगे, तो वही आपको लिखना है ना। तो जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं, आप यहाँ देख सकते हो। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि फिर हम लोग आगे बढ़ें और आप आराम से पेपर कर लिया, टेंशन नहीं लेना है आपको। बस जहाँ तक ये हाईलाइट पॉइंट है आप इनको भी सही से कर दोगे, इनको भी बड़ा चढ़ा कर लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ओके। पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, ये ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। अच्छा, एक बात और है कि जो बच्चे एमए वाले हैं, एमए फाइनल ईयर वाले जो विद्यार्थी हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में होना है, उन एमए वाले विद्यार्थियों के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वीडियो डाल सकें। हिस्ट्री के जो विद्यार्थी हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं एमए वाले, तो कोशिश करेंगे उनके लिए हम वीडियो डाल सकें। यदि आपको ज़रूरत हो, हिस्ट्री वाले विद्यार्थी यहाँ यदि यहाँ कोई हों तो बता देना, तो कोशिश करेंगे हम यहाँ डाल पाएँ, ठीक है। और एमए फर्स्ट ईयर के पेपर प्रीवियस ईयर के वो भी देखेंगे हम, ठीक है। और ये जो एमएड सेकंड सेमेस्टर है, इसका यदि हम लोग पिछले साल का पेपर देखें सेकंड सेमेस्टर का, तो वो ऑब्जेक्टिव हुआ है, तो उससे तो डालने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इस बार पेपर हो रहा है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो उसको तो डालने से कोई मतलब यह है नहीं। तो यहाँ पर आप ये फ़िलहाल ये तैयारी कर लीजिए अपनी, क्योंकि आपका पेपर इस बार डिस्क्रिप्टिव होना है, सब्जेक्टिव होना है, ठीक है। देखिए और आप करते चले जाइए, आप इसका शॉट ले लेकर। वीडियो जल्दी लग रही हो तो धीरे कर लेना, और धीरे लग रही हो तो जल्दी कर लेना, ठीक है।
हम आपसे फिर बोल रहे हैं, आपको यदि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसे बताने की। अब यहाँ देखिए पाठ्यक्रम के लक्ष्य, उद्देश्य का चयन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, उद्देश्य का यदि हम चयन करें तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर ऐसे होने चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हों। अब आप ही सोचो, आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हो तो आप क्या क्या चाहोगे कि बच्चों को क्या क्या चीज़ मिले। आप ये ज़रूर चाहोगे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उसका बौद्धिक विकास, उसका मानसिक विकास हो, उसका शारीरिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो, उसका क्रियात्मक विकास हो, उसका रचनात्मक विकास हो। सारी चीज़ चाहोगे ना, तो वही सब तो उद्देश्य होते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के, तो वही सब आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। ठीक है, ये देखिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ जितने पॉइंट्स हैं ना कहीं आपके माइंड में पहले से ये सब हैं कहीं ना कहीं, बस इनको यहाँ किताबों में रख दिया गया है। आप इतना समझिए, 2-4 पॉइंट नहीं होंगे, वो इस किताबों में हैं। तो जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बेस क्लियर होता चला जाएगा कि इसमें हमको ये लिखना है, इसमें हमको इस तरह से करना है, वो क्लियर होता चला जाएगा बस। तो आप जब ये क्लियर करोगे तो वहाँ एग्ज़ाम कर पाओगे आराम से, है ना। तो बस आपको ये क्लियर करना है। ओके, चलिए, और ये पेपर जब पूरा हो जाएगा, इसकी 2 यूनिट और रहेंगी अभी, 4th और 5th, वो जब ये पूरा हो जाएगा तो हम लोग 202 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 2 यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, उनको हम लोग कल देखेंगे। ओके, फिर आगे वाला पेपर जो 202 है उससे स्टार्ट करेंगे, फिर 201 करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे उल्टी तरह से क्यों चल रहे हैं, ये 204 पहले किया, फिर 203 किया, फिर 202, फिर 201 करेंगे। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका सबसे पहला पेपर 201 ही होगा। तो जब आप उसे पढ़ो तो आपके माइंड में वो एकदम क्लिक कर जाए, वो छाप बनी रही आपके माइंड में कि हाँ अब ये वाला पेपर है, और ये कम से कम उसे आप 2 बार पढ़ लोगे उस टाइम तक, है ना। तो ये है कि जो हम लोग जैसे तुरंत पढ़ते हैं तो याद रहता है वो, इसलिए 201 लास्ट में ही हम कराते हैं, जैसे आपको एग्ज़ाम टाइम पे तुरंत वो याद रहे। और इन्हें भी आप आराम से कर ले जाओगे क्योंकि एक बार आप रिवीजन कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे इन्हें। ठीक है, चलिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पाठ्य वस्तु का संगठन कैसे होता है, यानी राइट अ नोट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। इसमें मतलब पाठ्य वस्तु में क्या क्या होना चाहिए वो ये कहना चाह रहे हैं। ओके, सब्जेक्ट मैटर क्या है, कंटेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ ये सब चीज़ कह रहे हैं। ठीक, देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ें। ओके, चलिए, ये देखिए, ये देखो वास्तविकता है, यदि आप किसी पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हो, आप किसी करिकुलम का या सिलेबस का निर्माण कर रहे हो, तो उसमें वो चीज़ देखो कि वो तार्किक हो, वैज्ञानिक रूप से सत्य हो, विज्ञान के आधार पर सत्य हो, और उसमें आपका जो बच्चा है या समाज का कोई व्यक्ति है उसका नैतिक सामाजिक उत्थान हो सके, उसका नैसर्गिक विकास हो सके, उसका हर तरह से विकास हो सके मतलब। तो ऐसा कोई हम लोगों को पाठ्यक्रम चुनना पड़ेगा, ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। तो ये जो पाठ्यक्रम के बारे में जब पूछा जाए ना तो आप थोड़ा सा बैठकर सोचना उसके बारे में कि क्या क्या हो सकता है बच्चे की सुविधा के लिए, समाज की सुविधा के लिए। आप बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि आर्थिक रूप से भी सशक्त बने, सामाजिक रूप से भी सशक्त बने, हर तरह से वो सशक्त हो जाए। और हर तरह से जब सशक्त होगा तो देश के लिए हर प्रकार से वो काम करेगा, देश के लिए वो काम आएगा, देश की मानव पूंजी में उसका योगदान रहेगा। इसलिए ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और अपने विकास के साथ साथ वो पूरे समाज का, पूरे देश का विकास कर सके, देश के साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने देश की शाखा को मजबूत कर सके, अपने देश की शाख मजबूत हो जाए वहाँ पर। ओके, चलिए, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए या फिर ऐसे पढ़ते जाइए, आपकी श्रद्धा है, जैसे आप पढ़ना चाहो पढ़ते जाइए।
स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा ना कि कैसा हो पाठ्यक्रम, जीवन से संबंधित, लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए वो पाठ्यक्रम जो भी हो। ऐसा ना हो कि ऐसा पाठ्यक्रम हो कि भैया दूर 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 तक उसका जीवन से कोई संबंध ही नहीं है। बस अभी तक तो यही चल रहा है, बस केवल परीक्षाओं पर ही जोर दिया जाता है कि आप फर्स्ट क्लास पास हो जाओ, बस इतना ही है। जीवन से संबंधित बात आ जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए सब जगह। फिर तो बच्चे आराम से पढ़ पाएँ, लिख पाएँ और उसे जीवन से रिलेटेड करके अपने जीवन उतार पाएँ। अब देखो पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कैसे होता है, कौन कौन इसमें कड़ियाँ हैं, कौन कौन मूल्यांकन कर सकता है, क्या क्या किस चीज़ का मूल्यांकन किया जाए, पाठ कैसा हो, व्यवस्था कैसी हो, लोग कैसे हों, किसके लिए किया जाए, सारी चीज़ें का उत्तर इसमें होगा। तो आप यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ समझाते हम इसलिए नहीं हैं कि ये इस तरह के पेपर बड़े सिंपल होते हैं, इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं। केवल आप पढ़ लोगे, एक बार अपनी नज़रों के सामने से निकालोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यदि कुछ ऐसा टॉपिक लगा हमको कि हाँ समझाना चाहिए, बिना समझे वो काम नहीं चलेगा, तो वो समझाया जाएगा। यदि इस तरह से सिंपल हुआ और उसमें समझाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, फिर उसमें ये तो बिल्कुल आप एक बार ही पढ़ लोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमें लगेगा कि हाँ समझाना चाहिए, ये पॉइंट समझाने लायक है या ये टॉपिक समझाने लायक है, तो हम वहाँ ज़रूर समझाएंगे। ठीक है। अच्छा एक बात और, यदि आपको इसमें से भी समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम समझाएंगे उसे। ठीक है, कोशिश करेंगे आपको आराम से समझाने की, सही से। यदि कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा, कोई भी आपको लाइन समझ नहीं आ रही, कुछ भी ये नहीं समझ आ रहा, तो आप बता दीजिएगा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लेते आइए, आगे बढ़ते हम लोग। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यदि आपको ये वीडियो तेज़ लग रही हो कि बहुत जल्दी हो रही है, तो इसको थोड़ा स्पीड कम कर लेना है इसकी। यदि जल्दी लग रही हो तो कम कर लेना, और कम लग रही हो तो तेज़ कर लेना। अपनी सुविधा के अनुसार इसको देख लीजिएगा, पर देख लीजिएगा। ओके, चलिए। इसे देखिए, इसके मनोवैज्ञानिक कारक क्या क्या हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो यहाँ दे रखे हैं। अब यहाँ इस वाली लाइन में देखिए, पाठ्यचर्या का सहसंबंध। यहाँ पर संबंध बताया किस किस से हो सकता है। पाठ्यचर्या इतिहास से रिलेटेड होनी चाहिए, विज्ञान से रिलेटेड होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं। ओके, देखिए आप इसको ध्यान से। चलिए, अब पाठ्यक्रम जो इतना सारा बना है उसमें भैया कुछ तो दोष होगा। दोष नहीं होता तो बार बार चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती, तो दोष तो होगा ही ना। तो वही दोष यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन कौन से इसमें दोष हैं, वही बताए गए हैं यहाँ पर। देखिए आप ध्यान से ज़रा। आगे चलते हैं, इसे देखिए। अब पाठ्यक्रम सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसका दूसरा नाम क्या था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कौन कौन से सुझाव बताए, वो यहाँ पर दे रखा है। यहाँ देखिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या था, वो आप बताएंगे। ओके, क्या क्या सुझाव दिए वो हम लोग आगे वाले पेज में देख रहे हैं। ये देखिए, ये सुझाव दिए इन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, जो 1952-53 में जो बना था माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसने माध्यमिक शिक्षा के बारे में विशेष जोर दिया था। उसका दूसरा नाम क्या था वो बताएंगे, और उसने क्या क्या सुझाव दिए वो ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ठीक है,
आगे देखिए, अब वो तो माध्यमिक शिक्षा ने सुझाव दिया था अपना कि क्या क्या सुधार होने चाहिए, उसके लिए क्या सुझाव हैं। लेकिन यहाँ कोठारी आयोग जो है ना 64-66 जो बना था 64-66 में, उसने क्या क्या सुझाव दिया था कि कैसे कैसे पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, आजकल जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें क्या क्या कमियां हैं, उनमें कैसे सुधार होना चाहिए, उसके लिए सुझाव दिए कोठारी आयोग ने भी। तो यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है, आप इसको देखिए। नहीं समझ आया तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोठारी आयोग बड़ा फेमस है और ये वाला प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। ये भी आ सकता है, माध्यमिक वाला भी आ सकता है। अभी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एनसीएफ वाला है, ये एनसीएफ की आवश्यकता क्यों पड़ी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी इसे लाने की, जब कोठारी आयोग ने सुझाव दे दिए, ये सब दे दिया तो भैया सुझाव देने से काम थोड़ा ना चलता, उनका क्रियान्वयन करना पड़ता है, क्रियान्वयन तो करना पड़ता है, तभी जाकर तो कुछ होता है। और समय के अनुसार सारी चीज़ें परिवर्तित होती जाती हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता है चीज़ें भी बदलती जाती हैं, लोगों की आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं, लोगों की इच्छाएं बदल जाती हैं, लोगों की मानसिकता बदलती है, लोगों का पढ़ने का तरीका बदलता है, हर चीज़ बदलती है। इसलिए बार बार अनेक प्रकार से फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता पड़ी, करिकुलम फ्रेमवर्क की आवश्यकता पड़ी। ओके, तो यहाँ आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो और इसके हिसाब से भी लिख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हम यहाँ पर एनसीएफ 2005 की नीति और उद्देश्यों के बारे में बताया गया है, कौन इसकी नीतियाँ क्या थी, उद्देश्य क्या था इसे बनाने का, तो यहाँ पर सारा मेंशन है, ठीक है। देखिए ध्यान से, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, यहाँ वही चीज़ें हैं, बड़ी साफ साफ सी जो आप पढ़ते आ रहे हो, वही चीज़ें यहाँ पर कि क्या क्या होना चाहिए पाठ्यक्रम में, वही चीज़ें हैं। बस देखते जाइए ताकि आपके माइंड में क्लिक कर जाए कि हाँ ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की आवश्यकता क्यों पड़ी, एनसीएफ की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसमें कुछ लाइन्स आप अपने हिसाब से लिख देना, है ना, जो भी होगा आपको लगता है कि भाई आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो पहले का जो पाठ्यक्रम था उससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो नहीं पा रहा था, इसलिए आवश्यकता पड़ी। फिर उसे बड़ा चढ़ा कर लिख देना और जो भी पॉइंट आपको लगे वो उस हिसाब से थोड़े पॉइंट इस किताब से ले लेना, या फिर पूरे पॉइंट ले पाओ तो और अच्छी बात है, पूरे पॉइंट ले लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस लो, ये आपका कंप्लीट हो गई पेपर 203 की यूनिट 3, पेपर 203 की यूनिट 3 MD 203, ठीक है। इसकी 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई। आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो भी बात कहनी सुन लो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और क्या, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ओके, फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।